सरिता देवी एक बहुत ही गरीब महिला थी। उस पर गरीबी का बोझ तो था ही, पर साथ ही जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी वो थी उसकी 7 बेटियां। सरिता देवी की कोमल, सोनम, रचना, पारुल, अंकिता, चेतना और शगुन नाम की 7 बेटियां थीं। ऐसे ही एक दिन सरिता की पड़ोसन सुशीला उनसे मिलने आती है और बोलती है, अरे सरिता, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर का काम कर रही थी। अरे तेरी 7 बेटियों के होते हुए भी तुझे काम करने की क्या जरूरत है? घर में जितने लोग हो काम भी उतना ही होता है। एक तो तू गरीब है, ऊपर से तेरी 7 बेटियां हैं। अरे एक एक के भी हाथ पीले करने बैठेगी तो तेरा तो बुढ़ापा ही थोड़ा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, हर कोई अपने भाग्य को लेकर ही आता है। मेरी बेटियां भी अपना भाग्य कहीं ना कहीं तो लिखवा कर आई ही होगी। मुझे तो बड़ी चिंता होती है तेरी कि आखिर तू इतनी गरीबी में अपनी 7 बेटियों की शादी करेगी तो कैसे करेगी? कहीं तुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? बोझ है ये तो। सुशीला ऐसे ही बातों में सरिता को कई ताने मारती है और वहां से चली जाती है। सुशीला की बातों से सरिता का मन काफी दुखी हो जाता है। शाम को सरिता सुशीला की कही बातों से चिंता में डूबी होती है। तभी उसकी बेटियां अपनी माँ को उदास देखकर बोलती है, माँ क्या बात है, आज सुबह से देख रही हूँ आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या माँ? मैंने सुशीला आंटी को आज घर से जाते हुए देखा था, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा है? बोलो ना माँ, क्या बात है? माँ, अगर आपने नहीं बताया तो मैं सुशीला आंटी को उनके घर से बुलाकर ले आऊंगी। बिल्कुल माँ, और फिर हम खुद ही पूछ लेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। अब आप जल्दी से बता दीजिए, वरना मैं जा रही हूँ बुलाने के लिए आंटी को। बेटा, होना क्या है, उनका कहना भी गलत नहीं था। धीरे धीरे तुम सब जवान हो रही हो, एक एक करके मुझे तुम्हारे हाथ पीले करने हैं। लेकिन इतनी गरीबी में मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी, ये चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? हम सब आपकी मदद करेंगे माँ, आप अकेली नहीं हो। आप देखना माँ, हम सब इतनी मेहनत करेंगे ना कि आपके ये गरीबी के दिन ना हम अमीरी के दिनों में बदल देंगे। थोड़ा वक्त दो माँ, हम पर भरोसा रखो। सुशीला आंटी जैसे लोगों की बातों पर आप ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हम सब आपकी बेटियां ही नहीं, आपकी हिम्मत भी है। गरीब है तो क्या हुआ, काम करने के लिए तो हम भी सक्षम हैं। हम हमेशा आपका सहारा बनकर आपके साथ रहेंगे। आपको किसी तरीके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी बच्चियों, तुम सब ऐसे ही आपस में एकता बनाए रखना, कभी एक दूसरे से विरुद्ध मत जाना, क्योंकि लोग तो वैसे ही आजकल किसी को भी साथ देखकर खुश नहीं है। सरिता की कही सारी बातें उसकी बेटियां बड़े ध्यान से समझती है। अब इतना बड़ा परिवार होने की वजह से सरिता के घर में खाने पीने को लेकर किल्लत तो चलती रहती थी। जो खाना एक बार घर पर बनता था वो सारा सभी के लिए पूरा नहीं हो पाता था। कभी कोमल और रचना भूखे रह जाते तो कभी पारुल और चेतना पेट भर खाना ना खाते। कभी सरिता कोई बहाना बनाकर खाना अपनी बेटियों के लिए छोड़ दिया करती थी। जैसे तैसे करके हर कोई किसी न किसी रूप में एक दूसरे के लिए अपना हिस्सा दे ही रहा था। कोमल और सोनम दोनों ही बड़ी बेटियां थी और ऐसे ही एक दिन कोमल सोनम से कहती है, सोनम, तुझे पता है, मेरी सहेली बता रही थी कि हमारे यहाँ सरकारी सिलाई सेंटर खुला है जहाँ पर फ्री में सिलाई सिखा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों चले क्या सिलाई सीखने? चले तो जाएंगे, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, बताना। वहाँ पर सिलाई मशीन खुद की लेकर जानी है और हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम नई सिलाई मशीन ही ले सके। सरिता आ जाती है और कोमल और सोनम की सारी बातें सुनती है। तभी सरिता बोलती है, घर पर सिलाई मशीन है। आप सच कह रही है? हाँ, सच कह रही हूँ, पर वो मशीन चलने की हालत में नहीं है। कहाँ रखी है सिलाई मशीन, आप निकाल कर तो दीजिए, हम उसे चलाने की हालत में अपने आप ले आएंगे। चलो मेरे साथ, मेरी माँ ने मुझे वो मशीन दहेज में दी थी, तब से मैंने वो संभाल कर रखी हुई है। सरिता अपनी दोनों बेटियों के साथ एक पुरानी सी टूटी फूटी ट्रंक को खाली करती है, जिसके अंदर पुराने से कपड़ों में लिपटी एक सिलाई मशीन थी। कोमल और सोनम दोनों ही सिलाई मशीन को निकालती है और मशीन बुरी तरीके से जाम हो गई थी। तब उसके हालात देखकर सोनम बोलती है, लगता है इस मशीन का चल पाना थोड़ा मुश्किल है।
कोई बात नहीं, हम कोशिश करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। कोमल और सोनम दोनों मिलकर उस मशीन की अच्छे से सफाई करते हैं और उसमें मशीन का तेल डालकर धूप में रख देते हैं। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो सिलाई मशीन चलने लगती है। पर कोमल बोलती है, सोनम ये मशीन चलने लगी है, एक काम करो, तुम सिलाई सेंटर पर जाकर सिलाई सीखना शुरू करो। लेकिन आप भी तो सिलाई सीखना चाहती थी ना। कोई बात नहीं, तुम जो कुछ भी वहाँ से सीख कर आओगी वो आकर मुझे सिखा दिया करना, क्योंकि मशीन तो एक ही है ना। सोनम कोमल की बात समझ जाती है। अब सोनम और कोमल दोनों सिलाई के काम पर लग जाती है। वहीं रचना और पारुल दोनों ही अपनी माँ के साथ जहाँ वो झाड़ू पोछा का काम किया करती थी वहाँ पर खाना बनाने का काम करने लगती है, क्योंकि वो दोनों खाना बनाने में बहुत अच्छी थी। रचना और पारुल के खाना बनाने से जो पैसे आ रहे थे, अब उससे घर में राशन आपूर्ति पूरे होने लगी थी। चेतना और शगुन अभी बहुत छोटी थी, दोनों ही पास के सरकारी स्कूल जाया करती थी। अंकिता उन दोनों का ख्याल रखा करती थी। गरीब माँ और उसकी 7 बेटियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई थी। ऐसे ही एक दिन सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सरिता सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर देती है और सोनम बोलती है, क्या बात है माँ, आज आपने आलू के पराठे बनाए हैं। इनकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। कितने वक्त के बाद हम कुछ अच्छा खा रहे हैं। सच में, नहीं तो हम बस सूखी रोटी, दाल और चावल यही सब खाकर गुजारा कर रहे थे। जल्दी से ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? इतना गरम गरम खाऊंगी तो मेरा मुंह ही जल जाएगा। माँ, आपने मुझे 2 पराठे दिए हैं, आप एक पराठा रख दो, सुबह मेरे टिफिन में यही पराठा डाल देना। हाँ माँ, मेरी थाली में से भी उठा लो, मेरे भी टिफिन में डाल देना। तुम दोनों पेट भर के खाओ, तुम्हारे टिफिन में डालने के लिए सुबह और बना दूंगी। सच में माँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो सबकी सब अब आराम से खाना खाओ पेट भर के। सरिता की 7 बेटियां आराम से आलू के पराठे खाती है और एक एक कर वहाँ से उठकर चली जाती है। सरिता अब अपने हिस्से के बचे हुए आलू को सुबह चेतना और शगुन के टिफिन में पैक करने के लिए पराठे बनाने के लिए रख देती है और पास में रखे मटके से 1 गिलास पानी भरकर पानी पी लेती है। तभी उसकी 7 बेटियां वहाँ आती है और बोलती है, पकड़ी गई ना माँ चोरी करते हुए। आपको क्या लगा था आप खुद भूखे रहेंगे और हमारा पेट भर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें पहले से ही पता था आप हमें पेट भर खाना खिलाकर खुद खाना नहीं खाओगी, इसलिए हमने पहले ही आपके हिस्से का खाना बचा कर रखा हुआ था। चलो माँ, अब जल्दी से मुंह खोलो। हमें नहीं लेकर जाना है टिफिन में कोई भी पराठा, क्योंकि अगर माँ का पेट ही खाली होगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। चलो चलो, अब जल्दी से मुंह खोलो माँ, हम सब आपको खाना खिलाएंगे। इतना कहकर सरिता की 7 बेटियां बड़ी बड़ी अपने हिस्से के आलू के पराठे में से बचाया हुआ हिस्सा सरिता को खिला देती है और सरिता का पेट भी भर जाता है। अपनी बेटियों का ऐसा प्यार देखकर सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं, गरीबी से लड़ते हुए और लोगों के ताने सुनते हुए। आखिरकार सरिता की बेटियां कामयाबी की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखती है। कोमल और सोनम दोनों ही अब सिलाई में काफी अच्छी हो चुकी थी। वो आसपास के लोगों के कपड़ों की सिलाई करना शुरू करती है और पैसे जोड़कर एक नई सिलाई मशीन ले लेती है, जिससे दोनों सिलाई पर घर चलाने के लिए पैसे कमाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कोमल और सोनम दोनों ही सरिता के लिए एक सूट सिलती है और उसे देते हुए बोलती है, माँ ये सूट हमने आपके लिए सिलाया है, जल्दी से पहन के बताओ कि कैसा है। लेकिन इसे लेने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हम दोनों ने अपनी मेहनत की कमाई से बचाकर आपके लिए ये सूट खरीदा है, जल्दी से पहन कर दिखाओ। पर बेटा, तुमने मेरे लिए क्यों खरीदा? मेरे पास तो पुरानी साड़ियाँ हैं, तुम अपने लिए खरीद लेती। माँ, अगर आप अपनी मशीन अपनी बेटियों को न देती तो क्या हम सिलाई सीख पाते? सब आपकी ही तो वजह से हुआ है माँ, तो फिर आपके लिए सब कुछ क्यों ना करे? अब जल्दी से पहन के दिखाओ। सरिता सोनम और कोमल के हाथ का सिला हुआ सूट पहनकर सबको दिखाती है और सारी बहनें अपनी माँ की खूब तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रचना और पारुल भी अब खाना बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई थी और अब वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना बनाने के काम पर लग गई थी और अच्छे पैसे कमा रही थी। अंकिता को भी शगुन और चेतना के स्कूल में केयर टेकर का काम मिल गया था। साथ ही उसने शगुन और चेतना जैसे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था।
देखते ही देखते सरिता की गरीब बेटियां अपने घर की गरीबी को खत्म कर अपने हालातों को पहले से बेहतर बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुशीला फिर से सरिता के पास आती है और घर के सुधरे हुए हालातों को देखकर बोलती है, मानना पड़ेगा सरिता, बेटियां हो तो तेरी बेटियों जैसे हो, एक से बढ़कर एक है सारी की सारी। मैंने तो पहले ही कहा था कि हर कोई अपना भाग्य साथ लेकर आता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। मुझे माफ कर देना सरिता, मैंने तुझे और तेरी बेटियों को बहुत ताने दिए हैं, पर तूने और तेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि अगर कोई कुछ करना चाहे तो अपने अच्छे बुरे हालातों को मेहनत से जरूर बदल सकता है। अरे कोई बात नहीं जी, सब कुछ तो चलता ही रहता है। वक्त गुजरता जाता है और सरिता की बेटियां यूं ही मेहनत करती रहती है और अब उनके घर के हालात पहले से बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब सरिता एक एक कर कोमल, सोनम, रचना और पारुल के लिए रिश्ता देख अच्छे घरों में उनकी शादी कर देती है। चारों बहनें अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अंकिता, शगुन और चेतना अभी छोटी थी, पर सरिता के पास अब इतना पैसा आराम से था कि वक्त आने पर वो अपनी बची हुई तीनों बेटियों की शादी भी बड़े आराम से कर सकती थी। कविता की माँ ने जैसे ही उसे फोन पर बताया कि उसकी बहन की शादी तय हो गई है, कविता तो फूली नहीं समाई और सीधा जाकर ये खबर अपने सास ससुर को दी। मम्मी जी, पापा जी, मेरी बहन की शादी तय हो गई है, अगले महीने शादी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। बस हमारे अमन के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगी मम्मी जी, क्यों चिंता करती हो। देख लेना, मेरी देवरानी तो लाखों में एक आएगी। हमें तो बस बिल्कुल तेरे जैसी छोटी बहू चाहिए। अब भाई जेठानी इतनी अच्छी है तो देवरानी भी अच्छी होनी चाहिए। और कविता ने अपने पति दिवाकर को भी ये बात बता दी। सुनो, पहले ही बोल रही हूँ, मेरी बहन की शादी है, एक से एक कपड़ा खरीदूंगी और उसके लिए बहुत अच्छा तोहफा भी लूंगी। अरे यार, शादी तो तुम्हारी बहन की है ना, उसे कपड़े खरीदने दो। तुम क्या करोगी इतने सारे कपड़ों का? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि तुम जेठानी बनने वाली हो और वो देवरानी। अगर ऐसा हो जाए तो तुम बताओ कि तुम बहन बनकर शादी में जाओगी कि जेठानी बनकर? क्या करूंगी से क्या मतलब है? जेठानी बनकर जाऊंगी, पर मुझे हर फंक्शन के लिए नए कपड़े चाहिए। हल्दी के लिए पीली साड़ी चाहिए, मेहंदी के लिए हरी साड़ी चाहिए और शादी के लिए तो मैं लहंगा ही खरीदूंगी। कविता, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो गया? थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो यार। शादी को 2 साल हो गए हैं हमारी। बताइए, मैंने क्या क्या लिया आपसे आज तक? मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी पर भी अगर अच्छी बनकर नहीं गई तो सब क्या कहेंगे? आखिर दिवाकर को हाँ कहनी ही पड़ती है। उधर कविता के ससुर भी कह देते हैं, मम्मी जी, कल मेरा भाई आ रहा है और वो कल मुझे अपने साथ ही लेकर जाएगा। अरे बहू, अभी तो शादी को पूरा 1 महीना पड़ा है। नहीं नहीं, तुम 15 दिन पहले चली जाना, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। अगर अमन की बहू होती तो तब भी मैं सोच लेती कि चलो कोई बात नहीं। और ये सुनकर कविता का चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन ससुराल तो ससुराल था, इसलिए उसे हाँ कहनी पड़ती है अपनी सास की बात के लिए। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, क्या आप में जितनी खूबियां हैं उतनी ही आपकी बहन में भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझसे तो 4-5 ज्यादा ही खूबियां होंगी उसके अंदर। सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि मैंने बीए किया है और उसने एमए किया है, और उसे चाइनीज खाना भी बनाना आता है, और वो मुझसे सुंदर भी है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि वो सच बोलती है या झूठ बोलती है? अरे झूठ क्यों बोलेगी, मेरी बहन है, बिल्कुल सच बोलती है वो। नहीं भाभी, आपकी बहन झूठ बोलती है। ये बात सुनकर कविता अमन का चेहरा देखने लगती है। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा राखी के साथ हर समय रहते हो? भाभी, मैं मानता हूं कि मैं हर समय राखी के साथ नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैं हमेशा उसके साथ ही रहता हूं, उसके दिल में, उसके दिमाग में। अब बताइए, आपकी बहन ने कभी बताई आपको ये बात? ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? आपके कहने का मतलब ये है कि राखी आपको पसंद करती है और शादी किसी और से कर रही है? और तभी अमन अपनी भाभी के पैर पकड़ लेता है। भाभी, राखी को मना लो
वो मम्मी पापा से बात नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने जहां भी रिश्ता तय किया उसने हाँ कर दी। वो डर रही है अपनी बात कहने के लिए, और अगर उसने कहीं और शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मेरा तो दिल ही टूट गया है। तुम दोनों पागल हो क्या? अगर ऐसी ही बात थी तो कम से कम तुम दोनों मुझे तो बता सकते थे, मैं घर वालों को मना लेती। अब तो कुछ नहीं हो सकता। देवर जी, हमारी इज्जत की बात है, अब आपका दिल टूटे तो टूटे। और ये सुनकर अमन उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कविता तुरंत ही राखी को फोन करती है और उससे सारी जानकारी लेती है। मम्मी जी, मुझे बहुत जरूरी काम से अपने मायके जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ कविता बहू, सब ठीक तो है ना वहां पर? अरे हाँ भाई, सब कुछ ठीक ही होगा। शादी का घर है, 100 काम है। ठीक है बेटी, तुम जाओ, पर शाम तक वापस आ जाना। मैं परसों अमन से कहूंगी, वो तुम्हें घर छोड़कर आ जाएगा। कविता दिवाकर के साथ अपने मायके जाती है। वो वहां पर राखी से बात करती है, फिर अपने घर वालों से बात करती है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात इस लड़की ने हमें बताई क्यों नहीं? अमन में क्या खराबी थी? अगर ये बताती तो हम अमन से ही कर देते इसकी शादी, और ये तो बड़ी खुशी की बात होती कि तुम उसकी जेठानी होती। अरे लेकिन अब क्या करें, अब तो सब जगह कार्ड भी बट गए हैं। बस आप लोग लड़के वालों से बात कर लो, कार्ड बट गए तो क्या हुआ, हमें कोई टेंशन नहीं है वहां पर क्या नाम लिखा है और क्या नहीं लिखा है। बस बारात हम ही लोग लेकर आएंगे, और इस बारे में आप अमन से कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उन दोनों ने भी हमें कुछ नहीं बताया है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे बात तो कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप से बात करते हुए इन्हें बड़ी दिक्कत आती है। अब हम उन लोगों से किस तरीके से बात करें, कैसे मना करें उन्हें बारात लाने से? पापा, राखी की शादी हो भी जाएगी तो भी वो वहां खुश नहीं रहेगी। आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं ना, तो फिर वही कीजिए जो हम कह रहे हैं। शाम तक कविता और दिवाकर घर वापस आ जाते हैं और दिवाकर अपने माँ बाप से बात करता है। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। अरे, अगर अमन मुझसे कहता तो क्या मैं मना करती? मुझे तो वैसे ही राखी इतनी पसंद है, और फिर देखो ना, यहाँ पर कविता जेठानी की जिम्मेदारी उठा रही होती और मायके में अपनी बेटी होने की। फिर राखी के मम्मी पापा लड़के वालों को सारी बात बताकर उनसे क्षमा मांग लेते हैं और राखी की शादी की तैयारी करने लगते हैं। इधर अमन दिन रात परेशान रहने लगता है, और इसी तरह एक दिन उसे परेशान हालत में देखकर, सुनो देवर जी, अब इस तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सब पहले मुझे बता दिया होता तो बात और होती। बस आप मुझे कल सुबह मेरे मायके छोड़कर आ जाइए, मेरी बहन की शादी है आखिर। भाभी, एक बार कोशिश कर लो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब तैयारी हो चुकी है, कार्ड बट चुके हैं। कविता की बात सुनकर अमन रोने लगता है। फिर अपने माता पिता के कहने पर वो अपनी भाभी कविता को उसके मायके छोड़ने जाता है। अरे अमन बेटा, आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, और ये लो मिठाई खाओ, राखी की शादी है। नहीं आंटी जी, मैं आजकल डाइटिंग पर हूं, मीठा नहीं खा सकता। एक दिन मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है। खाओ खाओ बेटा, एक मिठाई तो आपको उठानी ही पड़ेगी। और फिर अमन बर्फी का एक पीस उठा लेता है। और हाँ अमन, शादी में जरूर आना है। तुम नहीं आओगे तो फिर शादी कैसे होगी? मैंने मम्मी पापा के कपड़े सब पैक करके रख दिए हैं, बस तुम्हें बैग उठाकर ही लाना है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम भी जाकर शादी की तैयारी करो। राखी की शादी में अच्छा सा बन के आना, क्या पता तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आ जाए, और हो सकता है लगे हाथ तुम्हारे यहीं पर फेरे डल जाएं। ये बात सुनकर अमन और भी उदास हो जाता है। फिर वो अपने घर आकर अपने कमरे में चला जाता है। इसे क्या हुआ, आते ही सीधा कमरे में चला गया? अरे आजकल के नौजवान बच्चे बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। और उधर राखी के घर पर हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। तो राखी अमन को वीडियो कॉल करती है। अमन, कैसी लग रही हूं मैं? तुम तो बहुत खुश लग रही हो। क्या तुम्हारा मन कर गया दूसरी जगह शादी करने का? कैसी लड़की हो तुम, प्यार मुझसे किया, शादी किसी और से कर रही हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। अब मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ? अच्छा सुनो,
परसों शादी है, जरूर आना। नहीं, मैं शादी में नहीं आऊंगा। और तभी अमन के मम्मी पापा उसे आवाज देकर नीचे बुलाते हैं। देखो बेटा, दिवाकर को तो काम है। एक काम करो, तुम परसों हमें बहू के घर ले चलो। और हाँ, दिवाकर ने तुम्हारे लिए नया सूट ऑर्डर किया था, वो आज ही आता होगा। एक बार उसकी फिटिंग भी चेक कर लेना। नहीं पापा जी, मुझे शादी में जाने का कोई शौक नहीं है। आप दोनों चले जाइए, मैं आपको छोड़ आऊंगा। अरे ऐसे कैसे छोड़कर आ जाएगा? हमारी नाक कटानी है? चुपचाप से तैयार हो जाना, शादी में जाना है। पहली शादी है बहू के यहाँ पर, कोई क्या कहेगा कि ससुराल से बस यही आए हैं। और आखिर में अमन को अपने मम्मी पापा के साथ शादी में जाना पड़ता है और रास्ते में दिवाकर भी उनके साथ ही हो लेता है। कुछ भी कहो, राखी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, और जिस घर जाएगी उस घर को तो स्वर्ग बना देगी। क्यों अमन, सही कह रहा हूं ना? भैया, मैं कैसे बता सकता हूं, साली तो वो आपकी है ना। अरे हम तो थोड़ा सा लेट हो गए, वरना तो मैं अमन के लिए राखी का ही हाथ मांग लेती और कविता हमारी जेठानी होती और उसकी बहन देवरानी। वैसे अमन, क्या तुम्हें राखी पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे कुछ खास नहीं लगती। पता नहीं आप लोगों को उसमें क्या खूबी नजर आ रही है। ये लो भाई, तो इसका मतलब हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। अमन को तो राखी पसंद ही नहीं है, फिर तो अमन के लिए हमें कोई और अच्छी लड़की देखनी होगी। मेरे बारे में बात करना बंद कीजिए, मैं ड्राइव कर रहा हूं। अपने घर वालों की बात सुनकर अमन का मन बहुत ही भारी हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर गाड़ी राखी के घर के बाहर जाकर रुकती है। राखी के मम्मी पापा और कविता जाकर उन सब का स्वागत करते हैं। अरे वाह देवर जी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हे तुम ही हो। बस करो भाभी, ये मजाक का समय नहीं है। फिर कविता की मम्मी आगे जाकर अमन का तिलक करती हैं। अरे अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत है? क्यों भाई, क्यों जरूरत नहीं है? दूल्हे का टीका नहीं करूंगी तो शादी कैसे होगी? ये बात सुनकर अमन हैरानी से अपनी भाभी, उसके घर वालों और अपने घर वालों को देखने लगा। ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो देवर जी? मेरी बहन की शादी है और वो भी मेरे देवर के साथ। जेठानी बनने वाली हूं मैं। ये सुनकर अमन खुश हो जाता है। वो जल्दी से कविता के माता पिता के पैर छूता है। ये सब क्या है भाभी? और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। बारातियों को तो पता था ना कि उनको बारात लेकर कहाँ जाना है, फिर दूल्हे को बताने की क्या जरूरत है? दूल्हे को तो हम उठा कर ले आए हैं। और अपनी भाभी की बात सुनकर अमन खुशी से झूमने लगता है। तभी के तभी घोड़ी बुलाई जाती है और अमन घोड़ी पर सवार हो जाता है। उधर राखी भी बहुत खुश होती है